राष्ट्रध्वज राष्ट्र का मान, सम्मान और गौरव होता है, जिस पर हर देशवासी को अभिमान होता है और इसलिए सभी श्रद्धा से राष्ट्रध्वज को सलामी भी देते हैं। राष्ट्रध्वज न केवल रंगों का सम्मिश्रण है, वरन राष्ट्र की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का सुंदर चित्रण भी होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है, उस राष्ट्र ध्वज की मान बनाए रखने के खातिर अनगिनत वीर बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। राष्ट्र ध्वज तिरंगे का स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति तक बदलता रहा है। तिरंगा एक प्रतीक था जिसने लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित किया। अकबर और अशोक यहाँ सम्राट हुए अलबेले हैं। राम कृष्ण गौतम गांधी इस माटी में ही खेले हैं। अकबर और अशोक यहाँ सम्राट हुए अलबेले हैं। मोक्षदायिनी गंगा क्षिप्रा यहाँ नर्मदा इतराए। उज्जैनी अजमेर द्वारिका में नित पावन मेले हैं। धन्य धर्म निरपेक्ष देश यूं जग में सदा सुहाया है। धन्य धरा भारत की जिसका गुण गौरव जग ने गाया। सर्वप्रथम कलकत्ता स्थित पारसी बागान में 7 अगस्त सन 1906 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसमें 3 रंग की पट्टियां थीं, हरा, पीला और लाल। हरी पट्टी पर 8 अधखिले कमल के फूल अंकित थे। पीली पट्टी पर गहरे नीले रंग से वंदे मातरम लिखा था। लाल पट्टी पर बाईं ओर सूर्य और दाईं ओर अर्धचंद्र सफेद रंग में बना हुआ था। दूसरा झंडा न केवल भारत की पुण्य भूमि में, बल्कि जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में मैडम भीकाजी कामा द्वारा 22 अगस्त सन 1907 को फहराया गया था। इसमें हरी पट्टी पर 8 खिले हुए कमल के फूल बने हुए थे। मध्य वाली पट्टी पीले रंग की थी, उस पर वंदे मातरम अंकित था। सबसे नीचे वाली पट्टी लाल रंग की थी, जिस पर बाएं ओर सूर्य और दाईं ओर चंद्रमा बना हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तीसरा ध्वज स्वराज्य आंदोलन के समय श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की धारियां बारी बारी से बनी थीं, जिसमें 7 तारे सप्तर्षि बने हुए थे। इसमें बाईं ओर यूनियन जैक भी अंकित था। यह झंडा सबको मान्य तो था, पर इससे जो राजनीतिक संदेश मिलता था वह ज्यादा लोकप्रिय नहीं था। सन 1921 में गांधी जी ने एक झंडा स्वीकार किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक विजयवाड़ा में हुई थी। तब आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया एक ध्वज बनाकर गांधी जी के पास ले गए। इस झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा। इसमें एक बड़ा चरखा दोनों रंग के मध्य अंकित था, जो प्रगति का प्रतीक था। आरंभ में तो गांधी जी इन रंगों, संकेत चिन्ह और रूपरेखा से खुश हुए, पर बाद में उन्होंने पिंगली वेंकैया जी को सुझाव दिया कि इसमें सफेद, हरी और केसरिया पट्टी होनी चाहिए, जिसमें एक नीले रंग का चरखा भी अंकित हो। इसके बाद ही तिरंगे का जन्म हुआ। 10 वर्ष तक यह ध्वज सबके लिए मान्य रहा। फिर बाद में देश में आई कुछ परिस्थितियों के कारण एक नया ध्वज बनाया गया, जिसमें केसरिया, सफेद और हरी पट्टी थी। मध्य में नीले रंग का चरखा अंकित था।
22 जुलाई सन 1947 को हमारी संविधान सभा ने इस ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कुछ सुधार के साथ स्वीकार किया। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई सन 1947 को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया और ध्वज के विभिन्न रंगों की महत्ता पर प्रकाश भी डाला। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में कहा था, केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, बीच का सफेद रंग प्रकाश का, जो हमें सही राह पर चलने का निर्देश देता है। हरा रंग देश की मिट्टी की तरफ संकेत करता है। इसके मध्य में स्थित अशोक चक्र धर्म का प्रतीक है। ये तो हुई राष्ट्र ध्वज निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया। पर इस प्रक्रिया में वीरों ने अनेक कष्ट सहे हैं, कुर्बानियां भी दी हैं। इस बारे में गांधीवादी चिंतक श्री दीनानाथ तिवारी जी कहते हैं, तिरंगा भारत की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह देश के गौरव और पहचान का प्रतिनिधित्व कराता है। 1947 में 22 जुलाई को संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया, जिसमें बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा। केसरिया रंग साहस, बलिदान, सफेद रंग शांति और सत्य का, और हरा रंग विश्वास और उर्वरता का प्रतीक है। सफेद पट्टी के केंद्र में नीले रंग का चक्र है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं, जिसमें 24 तीलियां हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। इसमें तिरंगा फहराने के कुछ नियम भी हैं। तिरंगे को हमेशा सम्मान के साथ फहराना चाहिए। तिरंगे को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। तिरंगे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। तिरंगे को कभी भी किसी भी चीज से ढकना नहीं चाहिए। तिरंगे को कभी भी किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए। तिरंगा भारत की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह देश के गौरव और पहचान का प्रतिनिधित्व कराता है। और घर घर तिरंगा झंडे का जो नारा है, ये अगस्त के शुरू में लगता है, बरसों से लगना चाहिए, ताकि खादी की संस्थाएं झंडे का विस्तार कर सकें, बना सकें। घर घर तिरंगा, घर घर झंडा। लेकिन उसके पीछे कुर्बानी जो दी गई है वो भूल जाते हैं लोग। वर्ष भर इसका अभियान चलता रहे तो इसमें कुछ बदलाव आ सकता है, निष्ठा में बदलाव आ सकता है, नहीं तो नारे तो हैं, निष्ठाएं खत्म होती जा रही। 1942 में जब करो या मरो का आंदोलन था, गांधी जी ने अपने इस अभियान को कि हम अंग्रेजों का दिल बदल रहे हैं, थक गए, तब अंत में उन्होंने कहा डू और डाई, करो या मरो। तो उस पर लोग, गांव के लोग, स्कूल के बच्चे स्कूलों पर, गांव के लोग पंचायत घरों पर, गांव के स्कूलों पर झंडा फहराने को चलने लगे। सरकारी संस्थानों पर, थाने में जगह जगह झंडा फहराने की क्रिया हुई और लोग उसमें मारे गए, बलिदान हुए। आज भी जगह जगह शहीद स्मारक इसके बने हुए हैं। मैं उस समय पढ़ता था, शिक्षण संस्थान में था, बहुत छोटा था, सुनता था, सुना था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बैरिया एक गांव है, जहां मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो वहां पर शहीद स्मारक है बैरिया। सैकड़ों लोग झंडा फहराने के लिए एकत्र हुए। एक लड़के ने फहरा ही दिया, लेकिन गोली से शिकार हो गया। ऐसे तमाम लोग शिकार हुए, ऐसे शहीद स्मारक उनका बना हुआ है। देश में और भी बहुत से शहीद स्मारक होंगे। हमारे मेरठ में हमारे गांधी आश्रम के कार्यकर्ता थे, जहां झंडा फहराने वो गए और गोली मार दिया। गांधी आश्रम के कार्यकर्ता थे। ऐसे इतिहास बहुत हैं। देश की आजादी की लड़ाई जिन कठिनाइयों में लड़ी गई, आज वो आजादी की लड़ाई वैभव से नहीं, गरीबों की झोपड़ियों से होगी, गरीबों के दुख दर्द बांटने से होगी, गरीबों की पीड़ा दूर करने से होगी, स्वास्थ्य की सुलभता से होगी। ये हो सकता है तो देश के लिए जिस आजादी की कल्पना गांधी जी ने की और जो आजादी गांधी जी के नेतृत्व में मिल पाई, वो अक्षुण्ण बनी रहेगी। हमारे लिए बस हमारा वतन है, हमारे लिए बस हमारा वतन है। अनोखा निराला हमारा वतन है,
से भी प्यारा वतन है, हमें जानो दिल से भी प्यारा वतन है। कई ऐसे मौके भी आए जब अंग्रेजों ने भारतीयों को न केवल ध्वज फहराने से रोका वरन ध्वज को कुचला भी। भारत के मध्य प्रांत में इसी के विरोध में झंडा सत्याग्रह हुआ। इस बारे में शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर के इतिहास के प्राध्यापक डॉक्टर नवीन गिडियन जी बताते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा और उन्हें 6 साल की सजा हुई। इसके बाद कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई जिसका नाम था हकीम अजमल खां कमेटी, जो पूरे भारत में जाकर असहयोग आंदोलन का प्रभाव देख रही थी। वो कमेटी फरवरी 1923 में मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची। तब जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष कंछेदी लाल पाठक ने एक प्रस्ताव रखा था कि जब भी ये समिति आएगी तो उनके सदस्यों को हम मान पत्र देंगे और इसी अवसर पर हम टाउन हॉल की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा भी फहराएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो शाम को 5 बजे समिति के सदस्यों का नागरिक अभिनंदन करते या टाउन हॉल की इमारत पर झंडा फहराते, उसके पूर्व ही डिप्टी कमिश्नर द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और टाउन हॉल में ताला लगवा दिया गया। आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। पंडित सुंदरलाल ने राष्ट्रीय झंडे की मान रक्षा हेतु सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा की तथा ये प्रतिज्ञा की कि जब तक अभीष्ट की प्राप्ति न कर लेंगे तब तक अनाज, फल, दूध तथा इससे निर्मित कोई भी भोज्य सामग्री को ग्रहण नहीं करेंगे। 18 मार्च 1923 को सत्याग्रह का दिन निश्चित। इस प्रकार से एक जुलूस निकाला गया जो नगर पालिका भवन तक पहुंचा। देखते ही देखते वहां तिरंगा झंडा फहरा दिया गया और इसकी सूचना अंग्रेज सरकार को मिली तो डिप्टी कमिश्नर तुरंत अपने सिपाहियों को लेकर वहां पे पहुंच जाता है। वो उस झंडे को उतारता है, ना सिर्फ उतारता है बल्कि उस झंडे को पैरों से कुचलता भी। और जैसे ही वो झंडे को पैरों से कुचलता है, इस दृश्य को देखकर वहां जो उपस्थित जनता रहती है वो बहुत ही क्रोधित हो जाती है और वो जनता अपने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का बदला लेने के लिए उतावली हो जाती है और इसी के परिणाम स्वरूप शीघ्र ही झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है। इस सत्याग्रह में सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए पंडित सुंदरलाल के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जाता है। जुलूस का झंडा पंडित विशंबरनाथ पांडे के हाथों में था और जुलूस के साथ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, बद्री प्रसाद दुबे, टोडरमल स्वर्णकार, प्यारेलाल गोपाल और उसमें माखनलाल चतुर्वेदी भी थे, नारे लगाते हुए और जुलूस निकालते हैं। और ये लोग जब नगरपालिका की ओर जाते हैं फिर से झंडा फहराने के लिए तो उनको रास्ते में ही रोक लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और पंडित सुंदरलाल को गिरफ्तार करके 6 माह के कारावास का दंड दे दिया जाता है। इसकी ज्वाला नागपुर तक पहुंच गई। नागपुर कांग्रेस कमेटी ने झंडा सत्याग्रह का संचालन अपने हाथ में ले लिया और उसका नेतृत्व कर रहे थे सेठ जमनालाल बजाज। सारे प्रांतों के लोग, नागपुर के लोग, महाकौशल के लोग, विदर्भ के लोग इकट्ठे होने लगे। तो 1 मई 1923 को फिर से नागपुर में ये सत्याग्रह शुरू हुआ और पूरे नगर में राष्ट्रीय झंडे सहित जमनालाल बजाज के द्वारा एक बड़ा जुलूस निकाला गया। महाकौशल, नागपुर और विदर्भ से ही नहीं, उत्कल, बंबई, आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, कर्नाटक प्रदेशों से भी स्वयं सेवकों ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। उनको जेल में ठूंसा गया, यातनाएं दी गईं और 18 जून 1923 को सूर्योदय के पहले ही सारे स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और माखनलाल चतुर्वेदी ने सत्याग्रहियों सहित जुलूस का नेतृत्व किया। 18 जुलाई का दिन समस्त भारत में झंडा सत्याग्रह के रूप में मनाया गया। देश के प्रत्येक नगर में राष्ट्रीय ध्वज के साथ जुलूस निकाला गया। आंदोलन का स्वरूप इतना व्यापक हो गया था कि ब्रिटिश सरकार को
इस पर सोचने पर मजबूर होना पड़ा और उन्होंने एक वार्ता बुलाई। 18 अगस्त 1923 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में नागपुर के टाउन हॉल में एक सभा की गई। गवर्नर तथा प्रमुख राष्ट्रीय नेता वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल के बीच वार्ता हुई, जिसके फलस्वरूप 144 धारा हटा दी गई, सत्याग्रहियों को बधाई दी गई और झंडा सत्याग्रह की समाप्ति की घोषणा की गई। अपना एक तिरंगा प्यारा, एक तिरंगा प्यारा। ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में एक छोटा सा अंतर होता है। 15 अगस्त के दिन ध्वज या झंडा अपने आलंब पर नीचे बंधा हुआ होता है। वहां से उसको रस्सी के सहारे खींचकर ऊपर किया जाता है, जहां वह खुलकर फहराता है। इसलिए ध्वजारोहण झंडारोहण या फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। यह 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी और ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक को उतारकर भारतीय तिरंगे को ऊपर ले जाकर फहराया गया था का प्रतीक है। प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी के दिन भारतीय तिरंगा ध्वज को फहराने की प्रक्रिया को ध्वज फहराना कहा जाता है। भारत में खेल को मित्रता और सौहार्दपूर्ण संबंध के प्रतीक के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हमारे ध्वज का विशेष महत्व होता है। इस बारे में वरिष्ठ खेल विश्लेषक श्री जसवंत क्लाडियस जी कहते हैं, ओलंपिक खेल हो चाहे कोई भी दूसरे विश्व चैंपियनशिप, इन खेलों में प्रत्येक देश के जो खिलाड़ी हैं अपने देश का ध्वज लेकर जाते हैं और उद्घाटन समारोह जब होता है तो उसमें ध्वज के साथ उसके ठीक पीछे खिलाड़ी चलते हैं अपने अपने देशों के ध्वज के साथ, और वही ध्वज जब खिलाड़ी पुरस्कार प्राप्त करते हैं, पहला या दूसरा या तीसरे स्थान प्राप्त करते हैं, वही ध्वज जो है ध्वनि के साथ संगीत के साथ पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर पोडियम में पहुंचता है और ऊंचाइयों पर रहता है। पहले स्थान के लिए पहला, दूसरे स्थान के लिए दूसरा, तीसरे स्थान के लिए तीसरा उनके देश का झंडा। इसके साथ ही साथ हर खिलाड़ी को यह भी मालूम होता है कि उनके अभिभावकों की शुभकामना इस तिरंगे के साथ ही उन्हें इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए आगे बढ़ा रहे थे। जब भी खिलाड़ी खेल के मैदान में होता है उसे तिरंगा ही याद आता है और वही ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने देश के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल करना है, देश का मान पूरे दुनिया में बढ़ाना है। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब भी कोई खिलाड़ी अगर अनुशासनहीनता करता है तो इसका मतलब है वो किसी न किसी ढंग से खेल भावना को न सिर्फ खेल भावना के खिलाफ जाता है बल्कि कहीं न कहीं अपमान करता है अपने आप का, अपने देश का। तो जब झंडा सामने आता है तो उस समय वो खिलाड़ी अलर्ट हो जाते हैं हमेशा कि नहीं, अगर मैंने कुछ भी गलत किया, मैंने अगर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की, तो इसका सीधा संबंध जो है हमारे देश के प्रति जाएगा, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसके खिलाफ में जाएगा। इसलिए जैसे ही तिरंगा सामने आता है, जैसे ही खिलाड़ी अनुशासन के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही तिरंगा सामने आता है और वो खिलाड़ी जो है वो सतर्क हो जाता है, नहीं मुझे इसका अपमान नहीं करना है, मुझे अपने देश का अपमान नहीं करता है। तिरंगा का जो महत्व है खेल की दुनिया में, खेल के मैदान में अपने आप में बहुत अधिक है। जिस प्रकार राष्ट्रध्वज निर्माण का इतिहास है, वैसा ही ध्वज गीत का भी अपना इतिहास है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस सुविख्यात झंडा गीत को 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इस गीत की रचना कानपुर के रहने वाले श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। गरीबी में भी उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की थी। उनमें देशभक्ति का अटूट जज्बा था, जिसे वो प्रायः अपनी ओजस्वी कविताओं में व्यक्त करते थे।
जब ये तय हो गया कि आज़ादी मिलने ही वाली है और देश के लिए झंडे का चयन कर लिया गया था, लेकिन एक अलग झंडा गीत की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी श्यामलाल गुप्त पार्षद के काव्य कौशल के कायल थे। विद्यार्थी जी ने पार्षद जी से झंडा गीत लिखने का अनुरोध किया। पार्षद जी कई दिनों तक कोशिश करते रहे, पर वो संतोषजनक झंडा गीत नहीं लिख पाए। जब विद्यार्थी जी ने पार्षद जी से साफ साफ कह दिया कि उन्हें हर हाल में कल सुबह तक झंडा गीत चाहिए, तो वो रात में कागज कलम लेकर लिखने लग गए। आधी रात तक उन्होंने झंडे पर नया गीत तो लिख डाला, लेकिन वो खुद उन्हें जमा नहीं। निराश होकर रात 2 बजे वो सोने के लिए लेटे। अचानक उनके भीतर नए भाव उमड़ने लगे। वो बिस्तर से उठकर नया गीत लिखने के लिए बैठ गए। पार्षद जी को लगा जैसे उनकी कलम अपने आप चल रही हो और भारत माता उनसे वो गीत लिखा रही हो। ये गीत था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब ये गीत महात्मा गांधी जी के पास गया तो उन्होंने गीत को छोटा करने की सलाह दी। आखिर 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे देश के झंडा गीत की स्वीकृति दे दी। ये ऐतिहासिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। नेताजी ने ध्वजारोहण किया और वहां मौजूद करीब 5000 लोगों ने श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा रचे झंडा गीत को एक सुर में गाया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। छत्तीसगढ़ की पुण्य सलिला भूमि ने भी अनेक वीर सपूत दिए, जिन्होंने राष्ट्र ध्वज के सम्मान में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस बारे में वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी कहते हैं, 1922 से 30 के आसपास जो 2 घटनाएं मिलती हैं, खास करके नगरी सियावा का जंगल सत्याग्रह, तमोरा का जंगल सत्याग्रह, तो उस समय नमक कानून का जो 1930 का होता है, तो हमारे यहाँ नमक नहीं होता छत्तीसगढ़ में, तो अंग्रेजों के नियमों का उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलनकारी जो थे जंगल में जा करके पेड़ को काट करके प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेजों के नियमों का उल्लंघन किया था। और एक बहुत ही उल्लेखनीय बात है कि तमोरा में एक लगभग 14 साल की युवती दयावती कंवर 10,000 इकट्ठे हुए थे लोग उस समय, तो वहाँ उस बीच में उसने एक अंग्रेज अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और यहाँ तक कि सिपाही बंदूक ताना था तो वो सामने में जा कर के खड़े हो गई थी। तो ये छत्तीसगढ़ में यानी लोगों के बहादुरी का एक उदाहरण हमको मिलता है। और जंगल सत्याग्रह के माध्यम से एक जागृति आई, सहयोग आंदोलन से लेकर के सविनय आंदोलन तक। और वैसे भी कंडेल नहर सत्याग्रह को उल्लेखन मिलता है जुलाई 1920 में, जिसमें बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, सुंदरलाल शर्मा और दीगर लोगों ने जो भाग लिया था, उससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को रायपुर आए थे और दूसरी बार 1933 में आए थे स्वतंत्रता निर्माण कानून के समय में। ये सब घटनाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन, युवकों में स्वतंत्र भावना को उजागर करने का ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में हमको दिखाई देता है। अब आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि जेल का पहला हस्तलिखित पत्रिका पंडित सुंदरलाल शर्मा का रायपुर जेल से लिखा गया था, तो उसमें जलियांवाला बाग कांड का जो प्रभाव पड़ा था, तो उसको उन्होंने लिखा, वो जेल में अंग्रेजों के सामने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। इतना हिम्मत उनका। और उन्होंने कह दिया कि हमारे बैरक, उस समय आश्रम बोलते थे सेनानी, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे बैरक में आपको आने की आवश्यकता नहीं, 4 बजे हम कार्यक्रम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन के हर कड़ियों से जुड़ा हुआ था, हर आंदोलन से जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि भारत छोड़ो आंदोलन के पहले जुलाई में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन की सशक्त चेष्टा थी परशुराम सोनी के नेतृत्व में। देवकांत झा, सुधीर मुखर्जी, इसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए, उत्साह करने के लिए, खास करके 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी युवकों के हाथ में झंडा होता था, नारा वो लगाते थे या एक प्रकार से उत्साहपूर्वक जाते थे, तो उन्हें एक उत्साह भरने का काम हमारा ये ध्वज करता था, जो आगे चल करके राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमारे सामने में आता है। निश्चित रूप से इसके सम्मान के लिए देश में हजारों लोगों ने यातनाएं सही, प्राण दिए। इतिहास का देता के नाते कहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात है तो ये काफ़ी गौरवशाली धरती रही है। अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि सुघर सुघर सुख समाए यहाँ के जुना परिपाटी माँ, महानदी के घाटी माँ और छत्तीसगढ़ की माटी माँ। इस धरती का वंदन, इसकी माटी चंदन, इस धरती का वंदन, इसकी माटी चंदन। 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ। तब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी आदिवासियों ने नृत्य गीत के साथ खूब उत्सव मनाया और ध्वजारोहण किया। गांधी जी के सपनों का भारत, गांधी जी के आदर्शों का भारत बनाएंगे कहते हुए उत्साहित हुए थे। इस बारे में वरिष्ठ साहित्यकार सत्यभामा आडिल जी कहती हैं, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुई तब वहाँ आदिवासी मन के जो नृत्य गीत बहुत उत्साह के साथ मनाए गए और गांधी जी के नाम ले लेके गीत गावें। गांधी जी बोलिया मन के छाड़ा गा मन के छाड़ा, यानी मन यानी शराब। गांधी जी बोलते हैं कि शराब छोड़ो। ऐसे कर करके ढोल बजा बजा के गावें। आमचो बस्तर आज़ाद हो गए, आमचो बस्तर आज़ाद हो गए। आदिवासी मन ऐसे ढोलक बजा बजा के गाएं। आमचो बस्तर की तोर सुंदर दिन के फूले फले रे, आमचो बस्तर की तोर सुंदर दिन के फूले फले रे। ठुड़का मांदर घूम घूमे से, ठुड़का मांदर घूम घूमे से, ढेंग डोंगरी जो फैले रे। ठुड़का मांदर घूम घूमे से, ढेंग डोंगरी जो फैले। आइए हम सब मिलकर अपने तिरंगे का हमेशा मान बढ़ाएं और इसे युगों युगों तक फहराएं। जय हिंद। सौभाग्य देश हित हो फिर प्राण का हवन, अंतिम समय अधर पर जय हिंद हो वचन। सौभाग्य देश हित हो फिर प्राण का हवन, अंतिम समय अधर पर जय हिंद हो वचन। होकर शहीद इस पे हमारे शरीर को, फिर तीन रंग वाले ध्वज का कफन मिले, फिर तीन रंग वाले ध्वज का कफन मिले। वो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले। वो जन्म दोबारा